नमस्कार, मैं एल के सिद्धार्थ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ द एम्पावर कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपको बता दें द एम्पावर कोचिंग क्लास पे आज से पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जो मुख्यतः टीजीटी, पीजीटी के लिए होगा। इसके अलावा जीके रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें पॉलिटी का योगदान हो, चाहे 2 क्वेश्चन का हो, चाहे 4 क्वेश्चन का हो, 10 क्वेश्चन का हो, जो भी योगदान हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम आज से पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और पॉलिटी की क्लास हम एकदम बेसिक लेवल से देखेंगे और समझेंगे कि संविधान क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, ठीक है? इसके बारे में हम जानेंगे। फिर आगे हम जो पॉलिटी की पहला चैप्टर है, भारत का संवैधानिक इतिहास, उसके बारे में हम समझेंगे, उसके पूर्व की स्थितियाँ क्या थी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान क्या है? अगर संविधान शब्द आया है, संविधान की हर जगह चर्चा होती है, तो संविधान क्या है, उसके बारे में हम सबसे पहले समझेंगे, ठीक है? तो चलिए, देखते हैं कि संविधान क्या है? ठीक है? संविधान क्या है? ठीक है? संविधान क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे कि संविधान कहते किसे हैं। तो आप समझ जाइए कि संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है और देश की जनता शासित होती है। ठीक है, तो संविधान किसे कहते हैं हमने देखा। अगर आप चाहते हैं तो हम लिख भी सकते हैं कि संविधान किसे कहते हैं, तो लिख भी देते हैं। संविधान संविधान नियमों नियमों उपनियमों का एक ऐसा ऐसा लिखित या अलिखित अलिखित दस्तावेज है दस्तावेज है जिसके द्वारा जिसके द्वारा ठीक है, जिसके द्वारा सरकार का या सरकारों का कह सकते हैं, जिसके द्वारा सरकार का संचालन संचालन किया जाता है और देश की जनता देश की जनता शासित होती है शासित होती है। ठीक है, संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा सरकार सरकार का संचालन किया जाता है और देश की जनता शासित होती है। संविधान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक लिखित संविधान होता है, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं। एक लिखित संविधान होता है, ठीक, एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान में आप समझते हैं कि जैसे अपने हमारे देश का संविधान, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा एक लिखित दस्तावेज कह सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला लिखित संविधान है। उसके अलावा अलिखित संविधान की अगर बात करते हैं, अलिखित संविधान के अंतर्गत जैसे ब्रिटेन का हो गया, सऊदी अरब का हो गया, न्यूजीलैंड का हो गया, कनाडा का हो गया, ये सभी देशों के अलिखित संविधान है जो पुराने परंपरा के नियमों के अधीन
आवश्यकता पड़ने पर बनते चले आए हैं परंपरा के आधार पर, वे अलिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम पहुंचते हैं भारतीय संविधान का जो पहला चैप्टर है, भारत का संवैधानिक विकास, या कह सकते हैं कि भारत का संवैधानिक इतिहास, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। क्या है भारत का संवैधानिक विकास? भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम समझेंगे, यानी कि कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसको हम भारतीय संवैधानिक विकास को हम इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। इसका कारण भी है कि दो भाग में बांटने का। क्यों बांटा गया है? क्योंकि जब कंपनी शासन करती थी तो कुछ अलग नियम हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब ब्रिटेन डायरेक्ट शासन करने लगा भारत पे, तब अलग नियम कानून थे। तो उसी को हम दो भागों में बांटकर देखेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम। ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत जो चला था 1773 से 1853 तक। ठीक है, 1853 तक। ये हम आपको अधिनियम बता रहे हैं कि जो 1853 का कंपनी के समय में लास्ट अधिनियम आया था, वैसे ये अधिनियम जो चला था 1858 तक चला था। जब 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय देश की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी और कंपनी की स्थितियां भी काफ़ी खराब हो गई थी। तो ब्रिटेन को लगा कि अब कंपनी का शासन ना होकर डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन हो तो बेहतर होगा। तो उसी समय से फिर क्राउन के अंतर्गत भारत, क्राउन के अंतर्गत भारत, ठीक है, क्राउन के अंतर्गत भारत जो चला था 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, 1947 तक चला था। क्राउन का मतलब है कि उस समय ब्रिटेन में महा महारानियों का शासन हुआ करता था। ठीक है, या कह सकते हैं कि ताज का शासन हुआ करता था, क्राउन का शासन हुआ करता था। ठीक है, जो चला था 1858 से 1947 तक चला था। क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत? क्या है कि 1773 से 1853 तक चला था, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमें इसके पूर्व की स्थितियां समझना चाहिए कि क्या आवश्यकता पड़ी कि 1773 या 1853 या 1858 से लेकर 1947 तक चला। इसके पूर्व की स्थितियां क्या रही होंगी, इसके बारे में हम थोड़ा से समझेंगे। इसको समझने से पहले भारत में सारी कंपनियां आई, यूरोपीय कंपनियां, जिसमें से अंग्रेज भी थे, एक व्यापारी के तौर पे आए थे, उसी को हम समझेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि भारत में अंग्रेजों का आगमन। ठीक है,
अंग्रेजों का आगमन। ठीक है, भारत में अंग्रेजों का आगमन, या कह सकते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हमें अंग्रेजों के बारे में पढ़ना, इसलिए हमें अंग्रेजों का आगमन के बारे में ही जानना है। ठीक है, कि अंग्रेज कब आए भारत में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का जिस समय आगमन होता है, उस समय भारत में लोदी वंश का शासन चलता है। किसका शासन? लोदी वंश का। लोदी वंश का शासन चलता है और उस समय सिकंदर लोदी शासन कर रहा था। ठीक है, सिकंदर लोदी शासन कर रहा था और भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल थी। कौन थी? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल थी। भारत में अनेक कंपनियां आई, पुर्तगाल आई, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए। तो लेकिन भारत में सबसे पहली कंपनी जो थी वो पुर्तगाल थी। जो पहला पुर्तगाली था वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली था जो 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था। यह कालीकट नामक बंदरगाह पर प्रथम बार आया और आप कह सकते हैं कि यह समुद्री मार्ग का खोज करने वाला पहला यात्री था। ठीक है, पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कहां पर आया था? कालीकट नामक बंदरगाह पर आया था। कालीकट केरल में पड़ता है, वहां उसी तट पर पहली बार वास्को डिगामा भारत आया था। अगर बात करें हम अंग्रेजों की, ठीक है, इतना तो हो गया। हम इसलिए बता दिए कि भारत में पहली यूरोपीय कंपनी कौन थी। भारत में पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल थी। इसके वजह से हमने थोड़ा सा ये देखा कि कैसे कौन कंपनी पहले आई थी, कौन यात्री आया था। ठीक है, इसके बाद इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम अंग्रेजों की, तो अंग्रेज जब आए, अंग्रेज कब आए? 1599 ईस्वी में आए थे। ठीक है, अंग्रेज जो है 1599 ईस्वी में भारत आए और जिस समय भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, उस समय भारत में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन चल रहा था। बात समझ में आई? किसका शासन चल रहा था? मोहम्मद अकबर का। ठीक है, अकबर का शासन, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन चल रहा था जिस समय अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। और भारत में पहला अंग्रेज पहला अंग्रेज पहला अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्डन हॉल था। कौन था? भारत में पहला अंग्रेज पहला अंग्रेज जॉन जॉन मिल्डन हॉल था। ठीक है, भारत में पहला अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था जो पहली बार भारत में आया था। लेकिन अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। ठीक है, अकबर के दरबार में अकबर के दरबार में आने वाला आने वाला पहला अंग्रेज पहला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच था।
ठीक है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच था। ठीक है। कब हुआ? अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? 1599 में। लेकिन भारत में पहला अंग्रेज जब आया था तो वह जॉन मिल्डन हॉल था, लेकिन अकबर के दरबार में सबसे पहला रॉल्फ फिंच आया था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद अंग्रेजों ने सही ढंग से व्यापार करने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों ने सही ढंग से व्यापार करने के लिए एक दल का गठन किया। ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं। एक दल का गठन करते हैं जिस दल का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है, मर्चेंट ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक दल का गठन किया। कहाँ के? इंग्लैंड के, यानी कि ब्रिटेन के व्यापारियों ने एक दल का गठन किया। उसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है, वह दल एक पत्र के जरिए महारानी एलिजाबेथ के सामने उपस्थित होते हैं, उनके दरबार में उपस्थित होते हैं। क्यों? भारत में ही नहीं बल्कि भारत जैसे कई पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए। और इन्हें, यह जो दल था, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक जो यह दल था, ठीक है, जो दल था, वह जब महारानी एलिजाबेथ के पास गया तो उन्हें एक राजलेख के तहत, यानी कि एक चार्टर एक्ट के थ्रू उन्हें यह अधिकार दिया गया। कब दिया गया? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। ठीक है, 31 दिसंबर 31 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। ठीक है, सन 1600 ईस्वी को उन्हें यह अधिकार दिया गया कि आप भारत में ही नहीं बल्कि भारत जैसे कई पूर्वी देशों में जाके व्यापार कर सकते थे। लेकिन उसमें एक शर्त थी कि आप केवल 15 सालों के लिए व्यापार कर सकते हैं। कितने सालों के लिए अधिकार दिया गया था? 15 साल के लिए। ठीक है, 15 सालों के लिए उन्हें अधिकार दिया गया। और इसी चार्टर एक्ट के तहत सन 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को, सन 1600 ईस्वी को लंदन में, कहा? लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, कब होती है? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, एक राजलेख के तहत। ठीक है, एक राजलेख के तहत। और उसमें उसमें सन 1600 ईस्वी को जब कंपनी की स्थापना हो जाती है तो कंपनी को चलाने के लिए उसमें एक गवर्नर हुआ करता था। मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, एक गवर्नर, ठीक है, और एक उप गवर्नर, एक गवर्नर और एक उप गवर्नर होता था। और इसी के तहत 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे। कितने होते थे? 24 अन्य सदस्य। ठीक है, 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे जिन्हें गवर्नर अथवा उसकी परिषद की संज्ञा दिया गया।
किसे? 24 अन्य सदस्य जो होते थे, उसे गवर्नर की एक परिषद की संज्ञा दी गई। इस कंपनी को चलाने के लिए एक गवर्नर, एक उपगवर्नर, उसके अलावा 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे, जिसे गवर्नर या उसकी परिषद की संज्ञा दिया गया। अब बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब प्रवेश करती है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा से इसको देख लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, अंग्रेजों की एक कंपनी स्थापित हो गई, कंपनी का गठन हो गया, उसमें गवर्नर हो गए, उपगवर्नर हो गए, उसको चलाने के लिए सदस्य की नियुक्ति भी हो चुकी, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज अपनी फैक्ट्री, जो पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित करते हैं 1613 ईस्वी में, ठीक है। पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में, ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित करते हैं, ठीक है। कहां पे स्थापित करते हैं? सूरत में स्थापित करते हैं। अब आपको बता दें कि अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री भले ही सूरत में स्थापित करते हैं, लेकिन अधिकार वो सबसे पहले बंगाल पर करते हैं। जी हाँ, कहां करते हैं अधिकार? बंगाल पर। उनका पहला अधिकार बंगाल पर हुआ, ठीक है। कहां पर अधिकार पहला हुआ? बंगाल पर हुआ, ठीक है। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार शुरू किया, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और उसके बाद अपना व्यापार शुरू करती है, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ठीक है। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी? पहली बंगाल, ठीक, दूसरा मद्रास, और तीसरा जो था बंबई, ठीक है। ये 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आती थी। उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है, स्थापित की। लेकिन अधिकार उस समय बंगाल पे किया, कारण बंगाल एक संपन्न साम्राज्य हुआ करता था या प्रांत हुआ करता था। बंगाल मुगलों के साम्राज्य में यह आता था, मुगलों का एक साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, उनका प्रांत हुआ करता था मुगलों का। मुगल साम्राज्य, जिस समय अकबर के समय में मुगल साम्राज्य में कुल 12 प्रांत हुआ करते थे। कितने प्रांत हुआ करते थे? मुगल साम्राज्य, मैं यहां साम्राज्य लिख देता हूं, ठीक है। मुगल साम्राज्य में जो हुआ करता था उस समय अकबर का शासन, जिस समय अकबर का शासन चल रहा था, अकबर के शासन काल में मुगल साम्राज्य कुल 12 प्रांतों में, ठीक है, 12 प्रांतों में विभक्त था, विभक्त था। कितने प्रांतों में? 12 प्रांतों में विभक्त था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में, ठीक है। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य 12 प्रांतों में विभक्त था। लेकिन अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य 19 प्रांतों में विभक्त था। मैं यहां लिख देता हूं कि शाहजहां के शासनकाल में
शाहजहां के शासन काल में 19 प्रांतों में विभक्त था। ठीक है, विभक्त था। कौन? मुगल साम्राज्य। जो मुगलों का साम्राज्य हुआ करता था उस समय शाहजहां के शासन काल में 19 प्रांतों में विभक्त था। उसके बाद औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब के शासन काल में सबसे ज्यादा प्रांत हुआ करता था अगर बीजापुर और गोलकुंडा को मिला दिया जाए, क्योंकि इसके पहले बीजापुर और गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं था। यह औरंगजेब के समय में कुल 19 प्रांत और गोलकुंडा और बीजापुर अगर गोलकुंडा और बीजापुर को मिला दिया जाए तो औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य सबसे विस्तृत था। 21 प्रांतों में विभक्त था मुगल साम्राज्य अगर गोलकुंडा और बीजापुर को मिला दिया जाए। ठीक है, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो जो साम्राज्य थे, जो प्रांत थे, वे अपने आप को स्वतंत्र होने लगे। वहां के औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो वहां के मुगलों ने अपने आप को, जो प्रांत थे वो अपने आप को स्वतंत्र होने लगे और एक नवीन राज्यों की स्थापना करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि मुगलों की स्थिति कमजोर हो जाती है। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु होती है उस समय मुगलों की स्थिति कमजोर होने के कारण जो प्रांत हुआ करते थे वे अपने आप को स्वतंत्र होने लगे। प्रांतों के सूबेदार जो हुआ करते थे, प्रांतों के जो सूबेदार उस समय होते थे, कुल 21 प्रांत थे, वे सभी प्रांत अपने आप को स्वतंत्र होने लगे। ठीक है, स्वतंत्र होने लगे। उन सभी राज्यों में जितने प्रांत थे, 21 प्रांत हम आखिरी तक कह सकते हैं कि 21 प्रांत हुआ करता था मुगलों का। उस समय में 21 प्रांतों में अगर देखा जाए तो सबसे अमीर और संपन्न राज्य जो हुआ करता था, प्रांत हुआ करता था, या सूबा कह सकते हैं कि हुआ करता था, तो सबसे अमीर जो था वह था बंगाल। ठीक है, बंगाल हुआ करता था और अंग्रेजों की नजर जो पड़ी सबसे पहले बंगाल पर, क्योंकि वे जानते थे कि मुनाफे के तौर पर बंगाल सबसे अच्छी जगह है और बंगाल क्योंकि सबसे अमीर और संपन्न प्रांत हुआ करता था, इसीलिए उनकी नज़र सबसे पहले बंगाल पर पड़ती है और उन्होंने बंगाल पर अधिकार करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल से ही भारत का संवैधानिक इतिहास शुरू होता है, या कह सकते हैं कि बंगाल से ही भारत का संवैधानिक विकास शुरू होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम अगले वीडियो में बंगाल से ही शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, बंगाल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बंगाल से, क्योंकि सारी कहानी अब बंगाल से स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बंगाल से शुरू करते हैं। उसके बाद बंगाल में गवर्नर या गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे उनके बारे में हम समझते हैं। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।